हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। इस चैनल के माध्यम से हम जॉब से रिलेटेड और हिंदी विषय से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एमपी टेट का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, उसके लिए हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं हम वो हेल्प आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और हमसे जितना हो पाता है हम आपके लिए करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ चीज़ें सही से डिलीवर नहीं होती हैं, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हम अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारें। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, कल जो वीडियो आया था उसमें हमने मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा था। वो इस टेक कॉन्टेस्ट से बिल्कुल अलग था। वो हमने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा था क्योंकि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा में ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके एक दिन पहले यानी कि परसों हमने आदिकाल कंप्लीट किया था, जिसमें सिद्ध साहित्य और अपभ्रंश साहित्य हमने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा मैं इस जैन साहित्य को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने कैसे शुरू किया था। यहाँ पर हमने ख़त्म किया था, तो हमने यहाँ पर शुरू किया था कि जो आपका आदिकाल है वो आदिकाल आपके 6 भागों में था। ठीक है, मैं यहाँ छुब को शॉर्ट में लिख देती हूँ। ये आपका आदिकाल हुआ, ये 6 भागों में था। ये 6 भागों में था, जिसमें से एक भाग था आपका अपभ्रंश साहित्य, दूसरा था आपका सिद्ध साहित्य, तीसरा था आपका जैन साहित्य, चौथा था आपका नाथ साहित्य, पांचवा था आपका रासो साहित्य और छठवा जो था वो आपका लौकिक साहित्य था। ठीक है, तो ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमको ये 4 कंप्लीट करना है, तो उम्मीद करते हैं कि हम इनको आज जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। मेरी क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम केवल एक रट्टू तोता के हिसाब से ना पढ़ें, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझ में भी आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सॉरी। तो देखते हैं जैन साहित्य क्या है। ठीक है, जैन साहित्य को जानने से पहले पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो जैन धर्म है, ठीक है, ये जो जैन धर्म है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले जो उनके गुरु थे वो कौन थे? वो उनको गुरु नहीं, उनको तीर्थंकर कहा जाता। अगर तीर्थंकर कहीं भी शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा कि उसका संबंध किससे है? जैन साहित्य से है। तो जो जैन साहित्य के इनके जो पहले तीर्थंकर थे वो थे भगवान ऋषभ देव थे। कौन थे? भगवान ऋषभ देव थे। ठीक है, और यही परंपरा आगे चलती रही और इसमें 24वें जो तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम, वो कौन थे? वो थे भगवान महावीर स्वामी, जिनका समय लगभग लगभग आप 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व मान सकते हैं। ठीक है, ये उनका समय था और इन्होंने क्या किया? कठोर तप, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और जैन धर्म को सुव्यवस्थित रूप में प्रचारित किया। ठीक है, ये जो महावीर स्वामी थे ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए ताकि आम जन उनको समझ सके। इनका मेन रूप से अगर हम देखें तो जैन साहित्य का जो सिद्धांत है वो क्या है? इसमें है अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। ठीक है, अनियतत्व यानी कि संसार क्या है? क्षण भंगुर है। एक मिनट। और अगला है इसका अनेकांतवाद, यानी कि हर वस्तु को कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। अपरिग्रह का मतलब होता है वस्तुओं और इच्छाओं का त्याग। ठीक है, अपरिग्रह इसमें एक कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स अगर आपको नहीं पता होगा, मेरी वीडियो में अधिकतम ट्रिक्स और कीवर्ड्स जरूर होते हैं। तो ये कीवर्ड्स है, यानी कि अगर कोई एक ऐसा शब्द आता है तो वो डेफिनेटली उसका 99% जो संबंध होगा वो उसी एक सब्जेक्ट से होगा। जैसे अगर अपरिग्रह आ रहा था, उसका संबंध जैन साहित्य से ही होगा, रासों से नहीं होगा, सिद्ध से नहीं होगा, नाथ से नहीं होगा। वो उसका संबंध किससे होगा? जैन साहित्य से ही होगा। और स्वशुद्धि यानी आत्मा की मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य, ये जैन साहित्य में जैन धर्म में ये सारी चीजें थी। और जो धर्म में चीजें थी वही निकल के कहाँ पर आई? साहित्य में लिख के आई। अब हम इसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई हमें जैन साहित्य पढ़ने की? चलिए देखते हैं क्या जरूरत पड़ी और हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हिंदी साहित्य में। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैन धर्म से प्रेरित होकर जैन साहित्य लिखा गया, जिसे तीर्थंकरों, जो मुनि और जैन के जो नैतिक आदर्श थे उनका वर्णन किया गया। ठीक है, पहले क्या हुआ था? जो
विद्वान थे, विद्वानों ने, जो हिंदी साहित्य के विद्वान थे, उन्होंने इनको शामिल नहीं किया था, जो सिद्ध, जैन, इनके साहित्य को शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में इनको शामिल कर लिया गया, इसलिए हम आज पढ़ रहे हैं। और जो तीर्थंकर थे, मुनि थे, इनके जो नैतिक आदर्श है, इनका वर्णन किया गया। और साहित्य का मतलब भी होता है कि समाज में जो सकारात्मक चीजें हैं उनको फैलाना, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं समाज को वो दिखाना, जिससे कि समाज में क्या हो, समाज में पॉजिटिविटी बढ़े, सकारात्मकता बढ़े। तो इसलिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। यह साहित्य प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत और बाद में हिंदी में भी लिखा गया। एक तो साहित्य समाज की सकारात्मकता के लिए, दूसरा क्या है, भाषा की दृष्टि से वगैरह देखें, भाषा तो हर साहित्य के लिए, हर विषय के लिए, हर संस्कृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी भाषा का अगर हमको स्वरूप देखना है तो उसके लिए भी जैन साइंस, क्योंकि बहुत पुराना धर्म है ये, और पुराना धर्म है, तो स्वाभाविक सी बात है कि साहित्य की रचना बहुत पहले से होती रही होगी। तो अगर साहित्य की रचना बहुत पहले से हो रही होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे भाषा का विकास भी हमको कहीं ना कहीं दिखेगा। जैसे पहले प्राकृत में लिखा गया, फिर अपभ्रंश में लिखा गया, संस्कृत में भी लिखा गया, फिर हिंदी में भी लिखा गया, तो हमें उसका क्रम भी दिखाई देता है। तो ये हमारे भाषा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है साहित्य, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। फिर नैतिक और नीति प्रधान साहित्य है इसका, ठीक, जिसमें नीति, धर्म, अहिंसा, तप, संयम, मूल्य जैसे मूल्यों का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य समाज के लिए, इसलिए भी हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो जैन साहित्य है, इसमें क्या हुआ, आदि काव्य परंपरा, श्रृंगार, पौराणिक आख्यान की शुरुआत की थी इसने। ठीक है, सिद्ध साहित्य में हम ये चीज नहीं देखा हमने, नाथ साहित्य, वो अपभ्रंश साहित्य में भी हमने ये नहीं देखा। इसमें यहाँ से क्या हुआ, श्रृंगार और पौराणिक आख्यान की यहाँ से शुरुआत हुई। रासो काव्य और चरित काव्य की जो शैली है उसका विकास जैन कवियों ने ही किया। देखिए, एक इसमें आता है रास, आप देखेंगे किसमें, जैन परंपरा में, और एक आप देखेंगे रासो। ठीक है, इस रास और इस रासों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो ये रासो काव्य का, जो रासो काव्य और चरित काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। रासो काव्य और चरित काव्य, इस शैली का जो विकास था और प्रारंभ था वो जैन कवियों ने ही किया था। तो रासो काव्य और चरित काव्य यहीं से शुरू हुआ है, जैन काव्य से, इसलिए भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी हम आलाखंड, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आज भी आलाखंड पढ़ा जाता है, आलाखंड की जो काव्य पंक्तियां हैं वो बोली जाती हैं। आलाखंड किसमें है, परमाल रासों में, और रासो किसमें आता है, आदिकाल में। ठीक है, और आदिकाल में भी रासो काव्य की परंपरा किससे शुरू हुई, जैन काव्य से। तो आप समझ रहे हैं, जैन साहित्य से। तो आप समझ रहे हैं कि आज 2025 को हमने कैसे 1000वीं सेंचुरी में हमने वहां से जोड़ दिया, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पढ़ाई के लिए। अहिंसा और आत्मशुद्धि का दर्शन, ये हमने बता दिया कि क्या क्या इसमें जरूरी थी, जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए भी इसका महत्व है, क्योंकि इन्होंने आम जनता को पहुंचाया था। ठीक है, भाषाई विकास में योगदान, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि संस्कृत की कठोरता से निकलकर प्राकृत भी जनभाषा थी। जो संस्कृत के बाद जितनी भी भाषाएं हुई वो सब जनभाषा ही हो गई। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संस्कृत एक ऐसी थी जो वेद की भाषा थी, फिर इसमें भी डिवाइड हुआ, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत, पाली, जो जैसी जैसी भाषा फिर नीचे आती गई वो सब फिर आम जनता की ही भाषा बनती गई। अब हिंदी साहित्य में जैन साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, भाषा के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए, नीति काव्य और चरित काव्य की आरंभिक परंपरा को समझने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अहिंसा, तप, त्याग जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित साहित्य को पढ़ने के लिए। ठीक है, जो साहित्य अगर आप प्रेमचंद की गद्य में देखेंगे या अन्य लेखकों के गद्य में देखेंगे कि जो अहिंसा, तप, त्याग जैसे मूल्य दिखाए जाते हैं नैतिक, वो तो हमने बहुत पुराने से शुरू कर दिया था, यानी कि जैन साहित्य में हमने कब से शुरू कर दिया था, है ना। तो इसकी ऐतिहासिकता और ये जो हिंदी साहित्य की नींव रखते हैं, इसलिए हमें जैन साहित्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आदिकाल हिंदी साहित्य की आधार भूमि को समझने के लिए, रामायण और महाभारत की वैकल्पिक जैन दृष्टि जानने के लिए। ठीक है, वैकल्पिक जैन दृष्टि जानने के लिए कि जो रामायण और महाभारत लिखा गया था संस्कृत में, उसके विकल्प में जैनों की क्या सोच थी, जैनों ने उसमें क्या ऐड कर दिया, और उस ऐड करने, क्योंकि पहले जन जन तक रामायण और महाभारत नहीं पहुंच पा रही थी ना, फिर इन्होंने वैकल्पिक एक तरीका निकाला और जैन दृष्टि को उसमें शामिल करके सभी लोगों तक पहुंचाया। जैन साहित्य
हिंदी के आदिकाल का वह स्तंभ है जिसने भाषा को संस्कार, समाज को मूल्य और साहित्य को उद्देश्य दिया। इसके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा है। सही बात है, जितना उसने नैतिकता का साहित्य दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और भाषा के विकास की दृष्टि से भी, इसलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं जन साहित्य क्या है। तो अगर आपने पहले अपभ्रंश साहित्य देखा होगा और नाथ साहित्य अभी आपने नहीं देखा, मैं भी नाथ साहित्य पढ़ाऊंगी, चूंकि मैंने पहले नाथ साहित्य लिखा था थंबनेल में, लेकिन ये पहले आ गया टॉपिक तो मैंने छोटा सा टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद नाथ साहित्य कंप्लीट करते हैं। तो जो नाथ साहित्य है, अगर ये इंडिया का मैप है, ये मैप अगर आप देखेंगे इंडिया का, है ना, ये तो ये हो गया आपका पूर्व का हिस्सा। तो यहाँ आपने किसको देखा, यहाँ आपने देखा सिद्धों को देखा, और नाथों को आप देखेंगे यहाँ पर, ये उत्तर भारत की साइड देखेंगे। लेकिन जो जैन थे, जैनों का जो स्थान था वो ये पश्चिमी साइड था, पश्चिम साइड था। पश्चिम साइड यानी कहाँ पर, ये गुजरात, गुजरात की साइड, गुजरात साइड है जो, वो इनका स्थान था। अब यहाँ पर देखिए, जो सिद्ध थे उनका प्रभाव कहाँ था, पूर्वी भागों में था, तो नाथों का क्या था, पश्चिम भाग में, जैसे कि राजपूताना, पंजाब। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। ठीक है, कहा मेन कहाँ, गुजरात में था, और गुजरात से ही थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र में और दक्षिण साइड है। अब जैन जो मत संबंधी रचनाएं दो तरह की हैं, एक तो क्या है, मुक्तक है में, मुक्तक क्या है, प्रायः दोहों में रचित जो मुक्तक काव्य है, सिद्धनाथ की तरह अंतः साधना, धर्म सम्मत व्यवहार, आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक कथा, हिंदू कथा के आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए। सबसे ज्यादा चरित काव्य जैन ने लिखे, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, सबसे ज्यादा चरित काव्य किसने लिखे, ठीक है, या किस साहित्य में लिखे गए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमेशा आता है। तो सबसे ज्यादा चरित्र काव्य किसने लिखे, जैन साहित्य। हमें सबसे ज्यादा चरित्र काव्य कहाँ देखने मिलते हैं, जैन साहित्य में लिखने मिलते हैं, देखने मिलते हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, इनको हम पढ़ चुके हैं, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र को नहीं पढ़ा अभी हमने, सोमप्रभु इनको नहीं पढ़ा, इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। ठीक है, जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही, संबंधित मुख्य प्रकार है, जैसे प्राचीनतम सबसे रास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य के अंतर्गत रिपु दारण रास, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस समय दशरथ ओझा ने माना 905 ईस्वी। अपभ्रंश में अगर हम देखें तो उपदेश रसायन, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, जिन दत्त सूरी, दत्त मतलब देना, दत्त मतलब देना, और देना क्या, उपदेश। ठीक है, इससे अगर आप रिलेट कर लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि उपदेश दत्त दिया, दत्त देना किसने, उपदेश, तो जिनदत्त सूरी ने उपदेश दिया। तो अगर अपभ्रंश की दृष्टि से देखें तो पहला कौन सा है, उपदेश रसायन, और अगर प्राचीन संस्कृत की दृष्टि से देखें तो यह रिपुदारण रास ने लिखा। हिंदी की दृष्टि से देखें तो पहला क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास, और प्राचीनतम ग्रंथ अगर हम देखते हैं तो प्राचीनतम ग्रंथ रास परंपरा में सबसे पुराना है रिपुदारण रास। कौन सा है, रिपुदारण रास। और अगर हम अपभ्रंश में देखें, क्योंकि भाषा बदली तो रचना भी बदल गई, तो हम अगर हम देखें प्राचीनतम जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था सबसे पुराना, तो वो है आपका रिपुदारण रास। और अगर अपभ्रंश की दृष्टि से हम देखें तो होगा आपका उपदेश रसायन, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जिन दत्त सूरी, दत्त मतलब देना, ठीक है, दत्त मतलब देना, और देना क्या, उपदेश। ठीक है, और हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बलि रास, ये हिंदी में प्रथम है, ये अपभ्रंश में प्रथम है, ये संस्कृत ये सबसे पुराने, इसमें प्रथम है। धर्म से इतर रास कौन सा है, संदेश राशा, क्योंकि इसको किसने लिखा है, अब्दुल रहमान ने, इसलिए धर्म इतर रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास कौन सा है, पंच पांडव चरित रास, जो कि किसने लिखा है, शालिभद्र सूरी ने लिखा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने देव संस्कृत जो श्रावकाचार है, इसको हिंदी का प्रथम रचना माना है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार्य। और हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहप्पा। कौन है, सरहप्पा। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि सरहप्पा की रचना श्रावकाचार्य नहीं है देवसन की, लेकिन कवि प्रथम ये है और रचना प्रथम इनकी है।
ठीक है, ये थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरहप्पा थे उन्होंने कोई प्रबंध, कोई ऐसी रचना नहीं लिखी थी, उनके जो फुटकल थे उनकी रचनाएं, सरहप्पा की रचनाएं फुटकल थी। इसलिए अगर हम एक रचना के माध्यम से देखें तो श्रावकाचार्य ही हिंदी की प्रथम रचना होती है। अगला हम देखते हैं कि जो देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार, इसकी रचना कब हुई है? 933 ईस्वी में। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार इनकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जो जीर्ण शासन भाषिव। ठीक है, ये इनकी कोटेशन है, ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि ये किसके अंतर्गत है। श्रावकाचार्य की पंक्ति हो सकता है आपसे पूछी जाए। ये सिर्फ परीक्षा जो तैयारी आप कर रहे हैं, ना सिर्फ पात्रता परीक्षा के लिए, चयन परीक्षा के लिए भी सेम यही चीज रहेगी, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप ऐसा पढ़े कि आपको फिर चयन परीक्षा के लिए दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि पात्रता होने के एक दो तीन महीने बाद ही आपकी चयन परीक्षा हो जाएगी, तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा दोबारा से पढ़ने के लिए। श्रावकाचार्य में 250 दोहे में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्ण का केंद्र है। इनका एक अन्य ग्रंथ है दव्य सहाय प्रवास। देखिए, अगर मैं चाहती तो आपको बहुत शॉर्ट पे भी बता सकती थी, जैसे मैं यहाँ कवि का नाम लिख दूं और उनकी रचना का नाम लिख दूं, बस बता देती श्रावकाचार्य, श्रावकाचार, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, ऐसे में करके करा सकती थी। लेकिन थोड़ा जब हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है। अगर आप 4 चीजें पढ़ेंगे तो 2 ही चीज आपको याद रहेगी, लेकिन 10 चीज पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 8 चीजें याद रहें। तो ये ज्यादा बेस्ट है, इसलिए आप 10 चीजें पढ़िए ताकि 8 आपको याद रहे, ना कि 4 चीजें पढ़िए जो आपको सिर्फ 2 ही याद रहे। तो ये हमने देखा कि श्रावकाचार्य देवसेन की, और देवसेन की कौन कौन सी रचना है? एक रचना है उनकी दब्ब सहाय पयास, जिसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, इसको बृहद नयन चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, माइल धवल ने इसका गाथा बंद प्राकृत में इसको अनुवाद इसका किया। फिर आगे हम देखते हैं, देवसेन ने अपने ग्रंथ दो दर्शन सार है जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास नाम दिया। देखिए, जब हम किसी साहित्य की उत्पत्ति पढ़ते हैं, केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, वैसे भी अगर हम किसी साहित्य की उत्पत्ति की दे रहे हैं, इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है, तो हमें थोड़ा सा उसका बेस पता होना चाहिए कि कोई भी अगर जैन साहित्य है तो कैसे निकला, उसमें कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं और उन कवियों की थोड़ी बहुत विशेषता। तो जो देवसेन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो देवसेन ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि श्रावकाचार्य की रचना की। ठीक है, श्रावकाचार्य के बाद द्रव्य स्वभाव प्रकाश, फिर उसके बाद उनका दर्शन सार, जिसमें जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, उसको जैनाभास नाम दिया। और उनके अन्य ग्रंथ है जो आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, साव्यम दोहा, है ना, ये उनके अन्य रचनाएं हैं। इसलिए थोड़ा बहुत देवसेन के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। फिर आगे हम देखते हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? शिवी ने किया था। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। किसका है? शालिभद्र सूरी का है। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। ये मत याद रखिएगा, पर खंड काव्य आप देख सकते हैं। फिर हम मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में नोट्स भी दिखाऊंगी कि कैसे नोट्स हैं, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स भी कराएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। अयोध्या के राजा और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूरी द्वारा इस रचित चरित काव्य की रचना की गई। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया। ठीक है, किसने किया? मुनि जिन विजय ने इसका संपादन किया। एक एक रचना जिनकी जिनकी है उनके बारे में याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक ही रचना शालिभद्र सूरी की, बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, और इसमें क्या है? इनका संपादन मुनि जिन विजय ने किया। अब आगे देखते हैं कि जो आसगु कवि थे, ठीक है, कौन थे? आसगु कवि। तो उनकी रचना है चंदन बाला रास, ये भी खंड काव्य है, और जीव दया रास। तो ये चंदन बाला रास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आसगु कवि के अब आप कैसे इसको याद रखेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगी कि जो आसगु होता है, तो आसगु को आप ऐसे याद कर लीजिए, आसगु को आगे,
आसगु को आप याद कर लीजिए आगे, और आगे हम क्या लगाते हैं, चंदन। ठीक है, तो आगे चंदन यानी चंदन वाला रास। विनय चंद्र सूरी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। नेमिना चौप्यू चौपई और बारहमासा का वर्णन का आरंभ यहाँ से माना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, रेवंत गिरी दास है। ठीक है, रेवंत गिरी दास है। इसमें जैन तीर्थंकर रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व बताया गया है। और रेवंत गिरी रास की तरह कवि कल्हड़ ने आभू रास की भी रचना की। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट होगा पात्रता और चयन की दृष्टि से वो हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी ज्यादा डिटेल्स मैं इसलिए दे देती हूँ कि आपको और भी ज्यादा चीजें पता हो, ताकि जब आप किसी को बताएं तो अगले को ये लगना चाहिए कि आपने ज्यादा पढ़ा है, और पढ़ना भी चाहिए। अगर आज हम कंपटीशन के दौर में हैं तो हमको अगले से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी ने लिखा। ठीक है, नेमिनाथ रास मुनि सुमिति वर्ण, गए सुकुमार रास देलड़ कवि ने, पुराण सार चंद्र मुनि ने, योग सार योग, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने 4-5 बताए केवल वही इंपॉर्टेंट है। श्रावकाचार एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास और नेमिनाथ रास प्राकृत की रूढ़ियां यानी कि अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। यानी कि यहाँ पर जो ये रचनाएं जिनके बारे में आपको दिया गया है, ये अपभ्रंश के प्रभाव से थोड़ी सी दूर थी। अपभ्रंश का प्रभाव इसमें उतना ज्यादा नहीं पड़ा। आगे हम देखते हैं फागु काव्य क्या होता है। ये भी जैन परंपरा के अंतर्गत आता है। तो फागु काव्य में क्या होता है, बसंत होली के अवसर पर जो गाया गाना जो मादक, आप भी फाग आज भी आप जानते होंगे फाग गीत गाए जाते हैं ना। बुंदेली काव्य के भी अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो ईसुरी एनसाई इन सबको देखते हैं फाग काव्य के अंतर्गत। तो ये वही फागु काव्य है। सबसे ज्यादा प्राचीन फागु काव्य या फागु ग्रंथ जिन चंद सूरी का है। ठीक है, और स्थूलीभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सबसे सुंदर ग्रंथ माना जाता है। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फागु की रचना भी जैन साहित्य के अंतर्गत होती थी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, नाथ साहित्य कौन थे। नाथ साहित्य कौन, नाथ में हम क्या देखते हैं, कौन नाथ थे। नाथ के बारे में हम देखते हैं कि जो पहले हमने देखा था बौद्ध परंपरा, उसमें महायान और हीनयान। फिर महायान के अंतर्गत में हमने देखा था वज्रयान, फिर वहां से सहजयान और सिद्ध परंपरा। फिर क्या, वो जो सिद्ध परंपरा थी, सिद्ध साहित्य था, सिद्ध धर्म था, जो भी था सिद्ध से संबंधित, उनमें जब क्या थोड़ा सा विकृति आने लगी, तो वज्रयान से ही प्रभावित थे नाथ, और वहीं से जब विकृति आने लगी सिद्ध में, तो वहीं से इनका विकास नाथ का वहां से माना जाता है। तो क्या था कि धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा के अनुयायी थे, जिनकी शुरुआत गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ से मानी जाती है, और कुछ लोग मच्छिंद्र नाथ या मत्स्य नाथ को सिद्ध में भी गिनते हैं। यह परंपरा मुख्यतः हठ योग, काया साधना, सहज ज्ञान पर आधारित थी। नाथ पंथ का उदय सिद्धों के बाद हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथ पंथ का उदय सिद्धों के बाद हुआ, मैंने आपको बताया, और इनका प्रभाव 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच विशेष रूप से देखा गया। अगला हम देखते हैं यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर क्या चालू हो गया, चलिए, तो हम हिंदी साहित्य में नाथों का योगदान देखते हैं। तो नाथों की वाणी पुरानी हिंदी या सदुकड़ी लोक भाषा में मिलती है। जो हम कबीर की भाषा देखेंगे भक्ति काल में, तो वो हमको कहीं ना कहीं प्रभावित कहाँ से मिलेगी, इसी नाथ साहित्य से प्रभावित मिलेगी। इन्होंने आसान लयबद्ध और प्रतीकात्मक शैली में गूढ़ साधना के विचार व्यक्त किए, जो हमको फिर कबीर में इसका प्रभाव देखने में मिलता है बहुत ज्यादा। कबीर का नाम बार बार इसलिए जाता है क्योंकि कबीर लोक जनमानस में बहुत प्रचलित है। योग और आत्म साक्षात्कार का साहित्य, इनकी रचनाओं में काया ब्रह्म शून्यता ध्यान और आत्मज्ञान की बात होती। इन्होंने शरीर को ही ब्रह्म का मंदिर माना और अंतर्यानुभूति पर जोर दिया। लोक भाषा में गूढ़ विचार दिया इन्होंने, जैसे कि जहाँ ज्ञान तहाँ नाद, जहाँ नाद तहाँ इंदु समाना, यानी कि होता है जहाँ पर ज्ञान है, ठीक है, क्या है, ज्ञान है, तो वहां पर क्या है आपका, वहां नाद है। नाद का अर्थ क्या होता है, नाद का अर्थ होता है जहाँ जो
जहाँ आपका ध्यान की गहराई में जो एक अनाहत नाद की अनुभूति होती है ना, दिव्य ध्वनि होती है, सूक्ष्म धनु होती है, तो वो है जहाँ सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाता है वहां नाद सुनाई देने लगता है। इसका अर्थ ये होता है जैसे कि मन, इंद्रियां और अहंकार क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं और भीतर दिव्य ध्वनि की अनुभूति हो जाती है। जहां नाद तहाँ इंदु समाना। आगे कह रहे हैं इंदु यानी कि चंद्रमा। यहाँ चंद्रमा किसका प्रतीक है, शांति, शीतलता, सौम्यता और आनंद का। और नाद फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर नाद होता है जो मन मन को भी शीतल और निर्मल करता है। तो जहां जब नाद की अनुभूति हो जाती है तो वहां मन चंद्रमा जैसा शांत और निर्मल हो जाता है, यानी कि नाद के माध्यम से जो साधक होता है शांत चित्त, वैराग और आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब बताइए, चार पांच इतनी छोटे छोटे छोटी सी लाइन में कितनी गहरी बात कह दी। तो वही कह रहे हैं कि अ, लोक भाषा में गूढ़ विचार, ये इनकी विशेषता रही यहाँ पर। और यही गूढ़ता और यही कबीर की जो कबीर के जो पद हैं और अन्य फिर आने वाले जो भी अन्य ऐसे प्रतिष्ठित कवि थे उनकी रचनाओं में हमको मिलता है। भक्ति आंदोलन पर प्रभाव, ठीक है। अब नाथ साहित्य में कबीर, गोरखनाथ, दादू नानक आदि को प्रभावित किया। इनकी रचनाओं में ज्ञान मार्ग और भक्ति के बीच दोनों मिलते हैं। हम नाथों को हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी की लोक धर्मी साधना परक परंपरा को आगे बढ़ाया, जो पूर्व में हमने जैन साहित्य में नहीं देखा, अपभ्रंश में नहीं देखा और सिद्ध में भी हमने इतना नहीं देखा। इनके साहित्य से हमको पता चलता है कि हिंदी भाषा का किस तरह साधना और हिंदी भाषा किस तरह साधना और ज्ञान का माध्यम बनी। क्योंकि जब गोरखनाथ इसके प्रवर्तक हुए और बाद में उनके बहुत अनुयायी बने, तो साधना और ज्ञान का जो माध्यम, जो साधना और ज्ञान की विशेषता थी, वो ना सिर्फ योगियों और बड़े पुरुषों, महापुरुषों तक रह गई, इन्होंने जन जन तक उसको साधना और योग को पहुंचाया। इसलिए हिंदी भाषा हिंदी भाषा की सहायता लेकर, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी भाषा किस तरह साधना और ज्ञान का माध्यम बनी आम जनता के लिए। इन्होंने साहित्य को सिर्फ पठन पाठन नहीं, आत्मिक अनुभूति और यौगिक मार्गदर्शन का बनाया, मतलब माध्यम बनाया, ठीक है। और नाथ साहित्य में हमको भक्ति काल और संत साहित्य की भूमि तैयार करने वाली कड़ी के रूप में मिलता है। यानी कि जो नाथ साहित्य अगर हम पढ़ेंगे तो हमें भक्ति काल में, जब हम संत साहित्य पढ़ेंगे तो हमको ये पता सीधे चल जाएगा कि संत साहित्य सीधे कहाँ से आया है, नाथ साहित्य से। तो भक्ति काल में अगर संत साहित्य आपको संत साहित्य की पृष्ठभूमि जाननी है तो आपको नाथ साहित्य समझना पड़ेगा और उनके कवियों को और उनके साहित्य को देखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि नाथों का साहित्य गूढ़ योग, लोक भाषा, आत्मिक साधना का अद्भुत संगम है। ये साधक कवि न केवल हिंदी साहित्य के प्रारंभिक वाहक है, बल्कि उन्होंने कविता को साधना का रूप देकर उसको जनमानस से जोड़ दिया है। एक बात। दूसरी बात यह कि थंबनेल में मैंने योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई थी, तो हो सकता है इन फ्यूचर में उस पर कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन मैंने उनकी फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि जो, अगर हम आज के दौर में, अगर मैं 2025 से रिलेट करना चाहूँ नाथ साहित्य को, नाथ संप्रदाय को, तो योगी आदित्यनाथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उसका प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो भी उसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसलिए रिलेट करने के लिए मैंने उनकी फोटो लगाई थी बोल रही हूँ, अभी भी लगाई है। आगे कुछ अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो मैं उसको हटा भी सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने यही रिलेट करने के लिए कि 2025 में जो हम 1000 ईस्वी के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो 1500 साल, 1500 भी नहीं, 1500 से थोड़ा कम, उस करीब चलिए मान लीजिए 1000 साल और बाद की घटना को हम जोड़ने के लिए मैंने उनकी फोटो वहां पर लगाई थी। चलिए अब देखते हैं नाथ साहित्य में क्या क्या आते हैं। नाथ साहित्य मेन क्या है, नौनाथ है, उनकी रचना है और थोड़े से उनके मत हैं। कुल मिला के नाथ साहित्य में इतना है, लेकिन मैं थोड़ा सा और, जैसे कि विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या कहा है, उनके बारे में क्या बताया, थोड़ा सा आप उसके बारे में और जान लीजिए। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाता है तो हमें चीजें समझने में आसानी हो जाती है। और एक चीज और कि आज मैंने एक और ट्रिक भी बनाई है नाथ साहित्य के लिए। नाथों के नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो दो तरीके से नौनाथों के नाम होते हैं। एक तो गोरक्ष सिद्धांत है, उसके अनुसार से नौनाथों के नाम है, और एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भी हैं। तो मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार बनाई थी। तो वो आप अभी अभी मैं बता भी दूंगी आपको इसके लास्ट लास्ट में, और बाकी आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय का मत सिद्धांत मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत
बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आता है अवधूत संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, अवधूत या योग संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आ जाएगा सिद्ध, 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 नाथ, जैन या रासो। ऐसे अगर आ गया आपसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाथ संप्रदाय को ही या नाथ पंथ को ही अवधूत संप्रदाय या योग संप्रदाय कहा जाता है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, उसी पुस्तक का ये उदाहरण लिया गया है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? शुक्ल जी ने कहा कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का जो मूल है बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है, जो मैंने अभी आपको बताया था। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिने गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। नगेंद्र के अनुसार सबने विद्वानों ने ये बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण विद्वान है, इसलिए उनके कोटेशन हम पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा, क्योंकि इन्होंने लिखा है, इन्होंने इतनी रिसर्च करी है, तब आज हम हमारे पास इतना कंटेंट है, इतना टेक्स्ट है पढ़ने के लिए। अगर इन विद्वानों ने इतनी रिसर्च ना करी होती, इतने शोध ना किए होते, तो आज हम ना पढ़ पाते। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है और हम इसीलिए उनको पढ़ रहे हैं। फिर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सिद्धों की वाम मार्ग की शाखा की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना का प्रारंभ हुआ। देखिए, सिद्धों, सिद्ध समझ गए, सिद्ध मैंने आपको पढ़ाया था, उनकी जो वाम मार्गी शाखा की भोग प्रधान, भोग प्रधान मतलब बहुत ज्यादा भोगवादी हो गए थे, स्त्रियों का संसर्ग, ये सारी चीजें उसमें, मार्ग, मध्य, मैथुन, मदिरा, ये सारी चीजें उसमें आ गई थी। तो उसकी क्या हुआ, प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध में क्या हुआ, हठ योग साधना प्रारंभ हुई। हठ योग में क्या होता है, एक कठिन साधना होती है, ठीक है। नाथों की हठ योग का संबंध, ये भी कीवर्ड है जो नाथ साहित्य से रिलेट करता है। तो ये कठिन साधना होती है, जो हमारी इला पिंगला नाड़ियां होती हैं और सूर्य चंद्रमा की दशा होती है, उनको लेकर ये साधना की जाती है। तो ये नाथ पंथ में था। तो उसकी जो सिद्धों की, मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, तो सिद्धों की जो जो भोग में सिद्ध लिप्त हो गए थे, उसके विरोध में क्या हुआ, नाथ पंथ का उदय हुआ। एक सरल शब्द में अगर हम देखें। फिर राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब यही बता रहे हैं, जितने भी विद्वान हैं सब यही बता रहे हैं कि जो नाथ पंथ है वो सिद्ध पंथ से ही निकलकर आया है, उसी से उसका विकास हुआ है। फिर रामकुमार वर्मा और कहते हैं कि जो नाथों का समय है 12वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य, यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इनका जो समय है वो 12वीं से 14वीं के अंत तक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ भी हो सकता है, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, मलयार्जुन, ये नौनाथ के नाम है किसके साथ, गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार यहाँ उनके नाम दिए हुए हैं। अब जो मैं आपको इसकी ट्रिक बता रही थी, तो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि नौनाथों के नाम में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि पहले तो आप इनके फर्स्ट की ये जो लेटर्स हैं आप उनको ले लीजिए, ठीक है, ये लेटर्स ले लीजिए। आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, को बहुत अच्छी बात है कि आप अपने से ट्रिक बनाइए। मैंने एक ट्रिक बना ली, क्योंकि पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भजन की जगह मेला चलो, मतलब मन नहीं लग रहा है भजन में, तो कह रहे हैं भजन की जगह मेला चलो। तो भजन की जगह, आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से उसमें बताया, आप शेयर भी कर सकते हैं उनको, अपने दोस्तों को। भजन की जगह मेला चलो, ठीक है, मेरा मन नहीं लग रहा तो भजन में मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप भजन की जगह मेला चलो। मैंने अच्छे से नहीं लिखा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही इसमें, चलो ठीक है। तो भ से क्या हो गया, भीमनाथ हो गया, ठीक है। ज से क्या हो गया, जड़ भरत हो गया। न से क्या हो गया, नागार्जुन हो गया, ये एक सपोर्ट के लिए लगाया गया था। फिर ज से हो गया, अगेन ज आया तो ज से हो गया जलंधरनाथ। ग से हो गया आपका गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। ह से हो गया आपका हरिश्चंद्र। म से हो गया, मेला बोला मैंने तो मल पूरा ले लीजिए आप अगर, तो मलयार्जुन हो गया। और चलो च से हो गया आपका चरपटनाथ। तो मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इससे अच्छी ट्रिक्स बता सकते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मैं और अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए तैयार हो जाऊंगी कि उनको भी आसान से आसान ट्रिक्स शेयर हो पाए, ठीक है। और रामकुमार वर्मा ने अलग बताया कि आदिनाथ, चरंगीनाथ, मत्स्यनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, गोरखनाथ, तो गोरखनाथ और मत्स्यनाथ तो अधिकतम लोग कहते हैं कि ये है। फिर चरपटनाथ,
फिर आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना। मत्स्यनाथ का ये केवल जानकारी के लिए है, परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, टेट और चयन के लिए। मत्स्यनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ, अगर आप की क्वालिफिकेशन मास्टर है, ठीक है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप यूजीसी नेट देने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपका ये है कि सिर्फ मुझे टेट ही देना है और चयन परीक्षा ही देना है, तो आप सीमित में पढ़िए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अब मैंने एमए कर लिया है, मैं यूजीसी नेट भी दे सकता या दे सकती हूँ, तो आप प्लीज़ इसको भी डिटेल में पढ़िए, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उसी लेवल के प्रश्न हैं। आपको मैं आपको 100% हिंदी साहित्य में कुछ भी ना छूटे हाई लेवल का पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको अगर 100 पढ़ाऊंगी तो आप जरूर 80 करके आएंगे, मैं इस उम्मीद से पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, कहाँ चला गया, सिद्ध में आ गए, ठीक है। तो हाँ, नाथ साहित्य मैंने बता दिया कि 9 नाथों के नाम बताया आपको, और फिर रामकुमार वर्मा के अनुसार बताया। हाँ, गोरखनाथ मत्स्यनाथ के शिष्य थे, वेरी इंपॉर्टेंट। गोरखनाथ कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, ठीक है। और इन्होंने ही, जो मत्स्येंद्रनाथ भोग विलास में लिप्त हो गए थे एक बार, तो इन्होंने ही उनका, क्या कहते हैं, उनको सही मार्ग में लाया था। इसी में एक कही जाती उक्ति कि भाग मछंदर गोरख आया, इसी में बोली जाती है। गोरखनाथ मत्स्यनाथ के शिष्य थे, ठीक है। समय को लेकर विवाद है। राहुल सांकृत्यायन 845 मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी मानते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल इनको 11वीं का मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी का मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है, ठीक है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला, जिनको गोरखनाथ द्वारा रचित बताया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से है। फिर जिसको इसको हम यूजीसी नेट के हिसाब से बाद में पढ़ेंगे। अब ये जो रचनाएं हैं, ये तो इस पे एक आध रचना आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपसे जितना हो सके, अगर 14 है तो कम से कम 7 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7 आप याद कर लीजिएगा, शब्दी मत करिएगा, शब्द मत करिएगा, जो इजी इजी है वो मत कीजिएगा, थोड़ा सा कठिन कठिन आप इनको। मच्छिंद्र गोरख तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, है ना। ये ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये आप इससे रट लीजिएगा ज्ञान से, ठीक है। एक ज्ञान याद करेंगे तो 2 चीजें आपको याद हो जाएंगी। ऐसे कर करके आप 7 कम से कम याद कर लीजिएगा, जो आपको इजी लगे। अगला देखते हैं, इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, हाँ ये आ सकता है, इनका नाम नहीं आएगा, बस ये बात आएगी लाइन आपकी, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ, पूरा आ जाएगा। और पूछा जाएगा कि ये जो कथन है ये किसने दिया है, तो ये किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अब आगे हम देखते हैं, ये गोरखनाथ के शिष्य के बारे में दिया हुआ है। भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन नाथों को इन नाम से भी जाना जाता है। मत्स्यनाथ जो गोरखनाथ के गुरु थे, उनको मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जालंधर नाथ को बालनाथ के भी नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी बात है, रिलेट करते हैं 2025 से। आपने पंजाब में एक जगह का नाम सुना होगा जिसका नाम है जालंधर। मैं समझती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स बड़े हैं मतलब बहुत छोटे नहीं हैं कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने जालंधर जगह का नाम सुना ज़रूर होगा। तो जो कहते हैं कि जो जालंधर है, अगर शुक्ल जी की बात को हम देखें तो जालंधर ने सिद्धों से अपनी परंपरा जो है अलग कर ली और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़ी की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे, और पंजाब का जो जालंधर शहर है उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? विद्वान रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं। और ये जो बालनाथ, इनका नाम जो दिया हुआ, बालनाथ से मुझे याद आया कि यहाँ जो बालनाथ दिया हुआ है, तो बालनाथ का टीला आपको एक वहां पर मिलता है,
कहाँ? जालंधर में। जालंधर जो शहर है वहां पर आपको बालनाथ का टीला मिलता है। तो ये बहुत बहुत संभावना है कि जो जालंधर शहर है वो इन्हीं के नाम पे बसाया गया है। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। नागार्जुन को रसायन, चरंगीनाथ, पूरन भगत, ठीक है, और नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर का नाम सिद्ध और नाथ दोनों में गिना जाता है, ऐसे विद्वान कहते हैं। किसका? नागार्जुन का, गोरख का, चरपट का और जालंधर का। इन 4 लोगों का नाम सिद्ध और नाथ में दोनों में जाना जाता है। ये स्कूल लेवल का तो नहीं है, लेकिन हाँ यूजीसी नेट लेवल का है। अब अब हम देखते हैं यहाँ पर रासो, ठीक है। रासो देखते हैं तो रासो देखते हैं हम यहाँ पर। तो रासो की उत्पत्ति यहीं से शुरू करते हैं। हम रासो की उत्पत्ति से शुरू करते हैं। रासो क्या है? शब्द से शुरू करते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति क्या है। तो रासो की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, ठीक है। वो रास अलग था, चरित काव्य नीति काव्य वाला रास अलग था। अब यहाँ से रास अलग आ रहा है। तो गारसा दसासी जो हैं, जो हम फ्रेंच विद्वान हैं, जहाँ से हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत होती है, वो हमने अभी नहीं पढ़ा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तब हम उनको वहाँ पर गारसा दसासी को पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने लिया है और पूछा गया है PYQ। आप प्लीज देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रश्न कैसे आते हैं। तो गारसा दतासी ने राजसूय से माना, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुक्ल जी ने रसायन से माना, और हसरी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना, ठीक है। और गणपति चंद्रगुप्त ने भी रासक से माना कि रासक आया, फिर रासा आया, फिर रासा आया, फिर रासु, फिर उसी से रासो हो गया, ठीक है। ये जिनके इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। तो रासो में क्या होता है मूलतः? जो रासो हम पढ़ते हैं, रासो साहित्य जो पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो राजाओं के आश्रित जो कवि होते हैं वो अपनी राजा की वीरता का वर्णन करते हैं और उसके साथ ही छिटपुट श्रृंगार और अन्य चीजों का भी वर्णन उसमें करते हैं। वह मूलतः क्या है? उसमें वीरता का ही वर्णन है, ठीक है। तो अगर हम रासो साहित्य की बात देखें तो रासो साहित्य में हमको सबसे ज्यादा क्या दिखता है, दिखाई देता है? रासो साहित्य में हमें यही दिखाई देता है कि जो राजाश्रित कवि थे, है ना, और शुक्ल जी ने इसी के आधार पर ही क्या किया है, जो आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें रासो ग्रंथ की रचना काफी हुई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे वीर गाथा के काल के नाम पे वीरता का वर्णन हुआ रासो साहित्य में, और वही हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से रासो हैं। पहली बात तो ये कि इसमें आप 2 चीजें कर लीजिए, जो भी याद करेंगे, हालांकि मैंने लिखा भी उसी हिसाब से है, जो जैसे खुमार रासो है, फिर विजयपाल रासो, फिर विसल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, इनके क्रम ऐसे ही आप पढ़िएगा, ठीक है। खुमार विजय, क्रम को इधर उधर मत कीजिएगा, क्योंकि क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो चीज पढ़िए वो क्रम से पढ़िए, बिना क्रम के मत पढ़िए। बिना क्रम के पढ़ेंगे तो कभी प्रश्न आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आया आपका खुमार रासो। खुमार रासो 9वीं शती में आया, ये पहला था और इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था दलपत विजय, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बताऊं आपको, देखिए, गुजरात में एक डिश होती है जिसका नाम होता है खमण, खमण ढोकला, खमण ढोकला, और वो किससे बनता है? दाल से बनता है। किससे बनता है? दाल से बनता है। तो खमण, मैं तो उसको खमण ही पढ़ती हूँ, खमण रासो, खमण और दाल। तो खमण दाल से बनता है, तो मैंने इसको यहाँ से कर लीजिएगा, आपको जो उचित पड़े आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये हो गया 9वीं शताब्दी सबसे शुरू का है, और इसमें क्या है, खुमार जो राजा थे उनकी वीरता का वर्णन है, और बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध विजय का वर्णन है, मेवाड़ के जो बाद के शासक जैसे महाराणा प्रताप सिंह और आशिक, इनका वर्णन है, और 5000 छंद का विशाल काव्य ग्रंथ है शिव सिंह सरोज के अनुसार, नामा भाट की रचना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है कि इसकी की रचना है। फिर है विजयपाल रासो, खुमार के बाद आया विजयपाल। इसके जो रचयिता है वो अनल सिंह भाट, और ये क्या है, वीर गीत है। तो वीर गीत से ऐसे याद कर लीजिएगा, विजयपाल और वीर गीत, ठीक है, ऐसे।
और नल्ल सिंह भाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद करना। ठीक है, तो एक आपको यहाँ पर नल्ल सिंह मिलेंगे और एक और आपको ऐसे नाम मिलेगा, अभी मैं आगे देखती हूँ। तो विजयपाल रासो उतना ही तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा उसको, अगर आपको याद हो जाए तो आप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है मैं वो बता रही, पहला तो खमण है, दूसरा वीसल, फिर पृथ्वीराज रासो। वीसल देव रासो इंपॉर्टेंट है, ये 12वीं शती में आया है। नरपति नाल, हाँ वो जो मैं बोल रही थी ना, नल्ल सिंह और नाल, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये नल्ल सिंह है और ये नरपति नाल है। तो अगर नरपति भी अगर नाल कवि भी कभी कभी पूछ देता है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बीसल देव नाल कवि, ठीक है, बीसल देव रासो की कवि कौन है, नरपति नाल। ये भी वीर गीत है और सबसे छोटा है, देखिए 100 पृष्ठों का ग्रंथ है, इसमें बहुत खासियत है। आप पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इनमें से प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो बीसल देव रासो किसने लिखा, नरपति नाल ने लिखा, 100 पृष्ठों का ग्रंथ है। विरह परक संदेश काव्य है, अजमेर के राजा चौहान बीसल देव और राजा भोज की पुत्री राजमती, ये दो करेक्टर जो पात्र है इनके नाम देख लीजिएगा। रासो होते हुए भी यह प्रधान श्रृंगारी काव्य है, यानी रासो होते हुए भी का मतलब क्या है कि सोचा था कि इसमें बड़ी वीरता का वर्णन होगा, राजाओं की लड़ाई बड़ाई, नहीं, इस श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसमें मिलता है, सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन रासो के अंतर्गत हमको इसी में मिलता है, राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का ग्रंथ है। ये 4-5 पॉइंट इसमें याद, कीवर्ड्स आप याद कर लीजिएगा। पहले तो कौन, राजमती, बीसल देव तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। कीवर्ड क्या है, राजमती, वीर गीत, 100 पेज है ना, और श्रृंगारी काव्य और 12 मासा, ये 4-5 कीवर्ड ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, तो बहुत जल्दी आपको, अब खुद से पॉइंट बनाइएगा, ये हम आगे करेंगे, अभी तो मैं डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि अभी से मैं शॉर्ट में बता दूंगी आपको, तो आगे दिक्कत जाएगी आपको। आगे में हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, एक बार डिटेल में पढ़ लिया, अगली बार हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। चलो, पृथ्वीराज रासो बहुत बहुत आगे, चलो देखें, पृथ्वीराज रासो बहुत मूवी बनी है, अभी मैं पिछली बार कौन सी रचना पढ़ा रही थी, उस पर भी मूवी बनी थी, कल परसों, मुंशी प्रेमचंद की, वो जो मैं एक कहानी बता रही थी, नमक का दरोगा, उस पे एक सीरियल भी बना हुआ है, तो जिसको इंटरेस्ट हो वो जाके देख सकता है। पृथ्वीराज रासो पे भी एक मूवी बनी है, वो आप देख सकते हैं। आगे हम भक्ति काल में सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत जायसी का पद्मावत पढ़ेंगे, उससे मूवी बनी है, आप वो भी देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं, बोरिंग होने से अच्छा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर चीजों को पढ़ा जाए, तो लंबे समय तक वो चीजें हमको याद रहती हैं। पृथ्वीराज रासो 12वीं शती, चंद बरदाई ने लिखा है, और प्रबंध और पिंगल शैली में बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, ऐसे ही कर लीजिएगा आप, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सही लगे ऐसे कर लीजिए, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, ये इंग्लिश में एक ही लेटर लिखना पड़ता है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। और पिंगल शैली, पृथ्वीराज रासो, पिंगल शैली, प्रबंध काव्य, 3 बार पी आ गया, पिंगल, पृथ्वीराज रासो, प्रबंध काव्य और पिंगल शैली, ठीक है, ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बना के पार्ट पढ़िए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको, आपको किसी को बताने बहुत अच्छा लगेगा कि देखो मैंने आज ये किया। पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज चौहान के शौर्य वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया गया है। संयोगिता स्वयंवर एक रचना भी है। तो 69 69 समय यानी कि सर्ग है इसमें, और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ था, 68 69, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा इसको। मुख्य छंद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर उसकी दृष्टि से देखें तो, पात्रता की दृष्टि से देखें, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। वीर रस और श्रृंगार इसका प्रमुख अंगीकार रस है, लेकिन वीर को प्रमुख माना जाता है। मिश्र बंधु ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को कहा जाता है, और शुक्ल जी ने भी इनको महाकवि ही प्रथम महाकवि माना है हिंदी का, और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम काव्य माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि शुक्ल जी ने किसको माना है। शुक्ल जी को बहुत पूछा जाता है, शुक्ल जी का मतलब 80%, अगर कोई कोटेशन वाला पूछा तो 80% शुक्ल जी के ही रचना पूछी जाती है, तो उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आगे कहते हैं, हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ये
पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विवाद हैं इसमें। चलिए, इसको इसका जो सबसे बड़ा सर्ग है वो कौन सा है? कनवज युद्ध। ठीक है। और कैमास जो वध खंड है, ठीक है, उसमें मंत्री कैमास के कामांध हो जाने और पृथ्वीराज का उसका वध करने की कथा वर्णित है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा ये कि पृथ्वीराज रासो का जो शुरुआती प्रकाशन है वो 1865 में फर्रुखाबाद के चार्ल्स एलियट कलेक्टर ने कराया। और इन्होंने जो परमाल रासो है उसमें आलाखंड है वो भी इन्होंने ही करवाया है, आगे हम देखेंगे। ये बहुत डिटेल में है, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, फिर भी इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको अभी बता देती हूँ कि चंद शट भाषा, ठीक है, जो इनकी पृथ्वीराज रासो की भाषा को किसने क्या कहा है? तो चंद बरदाई ने इसको शट भाषा कहा है, गारसदासी ने कन्नौजी कहा है, और इन्होंने पश्चिमी हिंदी कहा है। बाकी लोगों ने क्या कहा है? पुरानी राजस्थानी। ठीक है। अप्रमाणिक और अप्रमाणिक में भी अगर हम देखें तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए पूछा भी जाता है तो इसके लिए एक ट्रिक है कि दो को याद कर लीजिए जो इजी पढ़ रहे हैं, इनमें से जो दो हैं, दो कौन कौन से हैं? दो हैं, जैसे प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक याद कर लीजिए, या अर्ध प्रमाणिक प्रमाणिक याद कर लीजिए। दो याद कर लेंगे तो आपको पता है तीसरा जो बाकी बचा है वो तीसरा ही होगा, है ना? वो क्या होगा? वो तीसरा ही होगा। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत डिटेल के प्रश्न है, ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी रचना शुक शुकी संवाद में हुई है। ठीक है, ये पूछा जाता है। एक भृंग भृंगी संवाद और एक शुक शुकी संवाद हजार प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। आगे हम देखते हैं, इसमें आगे हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, और इनको जाली कहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल जी ने किस रासो को या किस रचना को जाली कहा है? तो किस रचना को जाली कहा है? उन्होंने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे जयचंद्र प्रकाश और जयमंग चंद्रिका, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या बस आप याद रख लीजिए ये वाली लाइन, बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये था कि इसके अंतर्गत आया है। अब परमाल रासो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश से भी संबंधित है। तो परमाल रासो जगनिक कवि ने लिखा है, ये भी वीर गीत है। महोबा के राजा परमाल देव और दो वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से गाया जाता है। इसका केंद्र क्या है? बैसवाड़ा। और फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने 1865 में इसको प्रकाशित करवाया था। इसके अलावा ये बस इतने ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, परमाल रासो में इतने इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रणमल छंद एक और है, श्रीधर, बहुत रेयर है, पूछा जाएगा, ये भी बहुत रेयर है। हाँ, ये देख लीजिए, कीर्ति लता जो विद्यापति का है, और इनका एक है जो मैंने आपको बताया था कि जिसके अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का नाम दिया था, तो टोटल कितने थे? 12 थे, जिसमें से 4 और 8 8 देश भाषा के थे, और 4 जो उन्होंने बताया था उसमें एक हम्मीर रासो था, एक यही रचना थी, और विजयपाल रासो और कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये वही रचनाएं हैं। ठीक है, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। तो यही है कि तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है, जौनपुर का वर्णन है, कहानी कहा है इसको, और इसकी भाषा को अवहट कहा। और भ्रंग भ्रंगी संवाद, जो मैंने वहां शुक शुकी संवाद बताया था, वही यहाँ पर कीर्ति लता में क्या है? भ्रंग भ्रंगी संवाद से ये पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीर्ति पताका में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, बस ये आपका यहाँ पर खत्म होता है रासो। अब इसको भी मैं बहुत शॉर्ट में कर सकती हूँ, मैं आपको एक पेज में खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, एक पेज में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा डिटेल में था, एक पेज में आएगा। यहाँ पर आएगा जैसे रासो, है ना, और फिर यहाँ कवि होंगे, उनकी रचना, बस हमने लिखा जैन साहित्य, यहाँ कवि और उनकी रचना, खत्म। यहाँ हमने लिखा सिद्ध,
कवि और उनकी रचना खत्म। बस इतने में आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार डिटेल में आपको पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कुछ मौलिक चीजें जानना जरूरी है। अब लौकिक साहित्य में क्या आया, गद्य साहित्य आया। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से गद्य साहित्य, चलिए देखते हैं हम गद्य साहित्य में क्या क्या देखेंगे हम। गद्य साहित्य में हम देखते हैं सबसे पहले कुवलय माला। इसकी रचना किसने की है, बस कुछ कुछ शब्द याद कीजिए। कुवलय माला गद्य साहित्य में उद्योतन सूरि ने लिखी 9वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रसंग है जिनमें बोलचाल की जो तत्कालीन भाषा उसके नमूने हमको मिलते हैं। फिर एक राउरवेल रोड़ा कवि के द्वारा है 10वीं शताब्दी में, समय जरूर याद रखिएगा। ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि गद्य पद्य मिश्रित क्या है, रचना है, जिसको हम क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। ये जिसमें मैं अंडरलाइन कर लियो, सिर्फ उसको आपको याद करना है। राउल नामक नायिका के नख शिख वर्णन के प्रसंग में ये प्रेम काव्य है, ठीक है। और हिंदी साहित्य में नख शिख परंपरा की शुरुआत राउरवेल से ही होती है, ठीक है। और बस ठीक है, यह लौकिक श्रृंगारिक काव्य धार मालवा के शिलालेख पर अंकित है। एमपी की दृष्टि से अगर हम देखें, पात्रता परीक्षा की दृष्टि से देखें, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पंडित दामोदर शर्मा, 12वीं शताब्दी। आदिकाल का यह व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें अंडरलाइन कर रही हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा, 5 भाग, ठीक है। और इसमें क्या है, राजकुमारों को कानकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित जो तत्कालीन भाषा का संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी। और इसकी जो भाषा है उसको कोसली या अवधि बताते हैं विद्वान। वर्ण रत्नाकर, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा 14वीं शताब्दी में मैथिली गद्य का प्राचीनतम नमूना है ये, ठीक है। और इसको इसको जो सुनीति कुमार चटर्जी है, विद्वान है, इस उन्होंने इसको संपादित किया है, बस। और कीर्ति लता मैंने अभी ऊपर ही बताया, विद्यापति द्वारा है। वीर गाथा है, आगे में मैं बता दिया है, भ्रंग भ्रंगी संवाद वाला। प्राकृत पेंगलम ये प्रशस्ति मूलक रचना है। और हमीर रासो का एक पद्य प्राकृत पेंगलम में मिलता है। ये केवल जानकारी के लिए, इसको याद नहीं करना। संदेश राशा का हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो हमको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप ये देख लीजिएगा कि इसको दूत काव्य भी कहा जाता है। अगला हम देखते हैं लौकिक काव्य में ढोला, मारूरा, दूहा, कुशल लाभ या कल्लोल कवि, दोनों दोनों का नाम आ सकता है। 11वीं शती की रचना है। और इसमें हम देखेंगे कि राजस्थानी प्रेमाख्यानक परंपरा का उदाहरण है, ठीक है। और इसमें उसी परंपरा का एक ग्रंथ है। ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा दूहा शैली प्रस्तुत की गई है। वसंत विलास इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए। विद्यापति की पदावली राधा कृष्ण के प्रेम संबंधी पद जो है इसमें संकलित है। प्राचीन मैथिली और शैली गीति शैली है। खुसरो की पहेलियां, वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर खुसरो को हमने यहाँ नहीं पढ़ा है, अमीर खुसरो को पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा उनके बारे में जानना जरूरी है। वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी, चलो मैं अगर यहाँ, वैसे भी 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, चलिए यहाँ मैंने लिख दिया है, वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी इसके अमीर खुसरो के बारे में मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जय मयंक, चंद्रिका, मधुकर भट्ट, ये सब बस केवल इतना बस नाम याद रखिए, ये और ये बस, और कुछ नहीं याद करना। एक का याद कर लीजिए आप, एक का याद कर लीजिए, दूसरे का याद मत कीजिए। एक का याद करेंगे दूसरे का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर हमको ये पता है कि ये ही हो सकता है, तो पता ये नहीं हो सकता है। अगर मुझे पता है कि जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, तो कल अगर आपको अगर मैच करने को आ जाए, भट्ट केदार के आगे लिखा रहे जय मयंक जस चंद्रिका, तो मुझे पता है कि भट्ट केदार की रचना क्या है, जयचंद्र प्रकाश है। तो मुझे डेफिनेटली हो जाएगा कि वो जो दूसरी रचना है वो मधुकर भट्ट की होगी, भट्ट केदार की नहीं होगी। बब्बर को मैंने लिखा है क्योंकि ये भी इनका मध्य प्रदेश से संबंध है। तो राजा कर्ण कलचुरी के दरबारी कवि थे। और त्रिपुरी जो आधुनिक जबलपुर मध्य प्रदेश है, कोई ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन ये है कि इनका जो उल्लेख है वो हमको वहां पर मिलता है। इसका केवल नाम की दृष्टि से आप देख लीजिएगा। अब अमीर खुसरो को अगर हम देखें तो इनका वास्तविक नाम क्या, अबुल हसन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। खुसरो सुखन है, इनकी जो उपाधि है वो खुसरो सुखन है। और उनका उपनाम क्या है, तुर्क ए अल्लाह, यानी और तुर्क ए अल्लाह और तोताए हिंद। ये सब जिसमें अंडरलाइन हो रही है इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। और फिर ये देखिए एटा जिले में
पटियाली ग्राम में इनका जन्म हुआ है। और उनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ये पूछा गया प्रश्न है। जो भी चीजें इसमें लिखी है अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिखी, सब पूछे गए, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि। पहले तो एक एक लाइन ये बनती है, हिंदी के प्रथम कवि। फिर खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। दो दो प्रश्न बोल पूछे जा सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम कवि या खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। फिर हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वयक के रूप में कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। 3 प्रश्न बन गए आपके यहाँ से। ये खड़ी बोली के आदि कवि, खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम कवि हैं। एक एक लाइन एक एक आपका एमसीक्यूज बना सकती है। खालिक बारी जो इनकी रचना है उसमें फारसी, अरबी और हिंदी का कोश सम्मिलित है। ठीक है, कि मैं रचना के बारे में आपको बताती हूँ। और ये उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के लिए रचना की थी। अब आगे हम देखते हैं कि आवाज एक खुसरवी इनकी संगीत से संबंधित रचना है। फारसी में इतिहास, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखना, ठीक है, गुलाल, ये सब इन्होंने रचनाएं की। और आशिक नामक अपनी एक रचना में उन्होंने दिल्ली की जीवन की खुलकर प्रशंसा की है। मसनवी शैलियों में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी वही जो हमें पद्मावत में दिखाई देगा। उन्होंने ही दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासनकाल देखा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने नूह सिपर एक अन्य चर्चित रचनाएं लिखी जिसे भारतीय बोलियों का निरूपण हुआ है। और अमीर खुसरो ने हिंदवी, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के शोक में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से एक लाइन भी पूछी जाती है कि, और बहुत बहुत फेमस लाइन है वो, मैं भूल गई अभी, मैं आपको बताऊंगी कि जब पूछा गया था पेपर में कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने वो पंक्ति कही थी। मीर खुसरो के संबंध ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मिनट। विद्यापति, थोड़ा सा विद्यापति के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो मैंने अभी उनकी रचनाएं आपको वहां बता दी थी, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। हाँ, जो मैं आपको बोल रही थी ना कि फेमस जो लाइन थी, प्रसिद्ध लाइन थी, वो ये थी कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। ये उन्होंने बोला था। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लिया आपका। विद्यापति, विद्यापति पिता का नाम गणपति ठाकुर, गंगा भक्ति तरंगिणी के जो रचनाकार थे। विद्यापति के पिता को योगेश्वर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आश्रयदाता इम्पोर्टेंट है कि शिव सिंह और कीर्ति सिंह तिरहुत के जो राजा थे वो उनके आश्रयदाता थे। और इनमें यह है, इनको जो उपाधियां मिली थी, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठहार, अभिनव जयदेव, राजा पंडित, ये उनको बहुत सारी उपलब्धि, खेलन कवि, है ना, ये सारे अपरूप कवि, ये सब बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। अब विद्यापति को किसने क्या कहा है? तो जातीय कवि और अपरूप कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। मैथिल कोकिल मिथिला के मनीषियों ने कहा है। और यहाँ पर और हम देखते हैं कि अभिनव जयदेव महाराज शिव सिंह ने कहा है। ये उनकी रचनाएं हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो अवहट की रचना उनसे पूछी जाती है, कीर्ति लता, ठीक है, और कीर्ति पताका। अवहट की पूछी जाती है। और हम देखेंगे इनकी रचना के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी ने विद्यापति को खुटकल कवियों की श्रेणी में रखा हुआ है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो आपसे पूछा जा सकता है, थोड़े से आपको ये पूछे जा सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को क्या माना है। क्योंकि कहीं लगता है ये भक्ति के भक्त कवि हैं, कहीं लगता है श्रृंगारिक कवि हैं। तो जो शुक्ल जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, ये लोग इनको श्रृंगारिक बताते हैं, मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो उनको भक्त कवि मानते हैं। तो ये थोड़ा सा आप
यहाँ देख लीजिएगा। और श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये 3-4 लोगों के नाम याद कर लीजिएगा। और विद्यापति पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर जैसा लगता है, ये किसने बोला? निराला ने। 3-4 चीजें इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी इनके बारे में है तो बहुत सारी चीजें, पर आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमने क्या कंप्लीट कर लिया। अभी हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। आदिकाल कर लिया हमने कंप्लीट। अब मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि जितने हमने यहाँ पर अपभ्रंश पढ़ा, सिद्ध साहित्य पढ़ा, नाथ पढ़ा, जैन पढ़ा ना, नाथ पढ़ा, जैन पढ़ा, रासो पढ़ा। अब मैं एक टेबल लेकर आऊँगी। टेबल में केवल ये रहेगा, बस 3-4 पेजेस में आपका आदिकाल पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक लॉन्ग वीडियो आएगा और एक शॉर्ट वीडियो आएगा। तो इससे क्या रहेगा, जिसको लॉन्ग वीडियो देखना है डिटेल में वो लॉन्ग वीडियो देखेगा, और जिसको शॉर्ट पे देखना है वो शॉर्ट पे देखेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ, आपको और कैसे पढ़ा सकती हूँ ताकि आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएँ, चयन परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।